दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपदेशा क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज देख रहे थे उसमें हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों बायो या जीव विज्ञान, और टॉपिक हम लोग का चल रहा था दोस्तों रोग एवं उपचार, जिसमें हम लोग देख रहे थे जीवाणु जनित रोग। ठीक है दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों वह था जीवाणु जनित रोग। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट कवर कर लिया है, बाकी के जो पॉइंट हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे सुमेल करना है, तो सुमेल है दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि संपर्क से। ठीक है, तो संपर्क से होता है दोस्तों यहाँ पे देखें सिफिलिस रोग। ठीक है, संपर्क से, तो संपर्क से होता है दोस्तों यहाँ पे सिफिलिस रोग। फिर दोस्तों कह रहा है कि घाव द्वारा, तो घाव द्वारा होता है दोस्तों हमारा टिटेनस रोग। ठीक है, घाव द्वारा होता है दोस्तों हमारा टिटेनस रोग। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ कह रहा है दोस्तों संपर्क से, तो संपर्क से होता है दोस्तों हमारा सिफिलिस रोग। ठीक है, संपर्क से होता है हमारा सिफिलिस रोग, और दोस्तों घाव द्वारा होता है हमारा टिटनेस रोग। ठीक है, ध्यानपूर्वक दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि संपर्क से होता है दोस्तों सिफिलिस रोग और हमारा घाव द्वारा होता है टिटनेस रोग दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देखिए अगला पॉइंट कह रहा है सही सुमेलन करना है। ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है दोस्तों प्लेग। ठीक है, तो प्लेग होता है दोस्तों पिस्सुओं के काटने से फैलता है हमारा प्लेग। ठीक है, पिस्सुओं के काटने से फैलता है दोस्तों हमारा प्लेग। ठीक है, फिर देखिए फाइलेरिया, तो फाइलेरिया दोस्तों फैलता है मच्छरों से। ठीक है, फाइलेरिया दोस्तों फैलता है मच्छरों से। ठीक है, फिर अगला देखें बेरी बेरी, तो बेरी बेरी होता है दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है हमारा बेरी बेरी। और अगला पॉइंट है दोस्तों टाइफाइड, तो आंतों को प्रभावित करता है हमारा टाइफाइड रोग। ठीक है, फिर देखें, चलिए यहाँ शुरू से देखेंगे। संपर्क से होता है दोस्तों हमारा सिफिलिस रोग। ठीक है, संपर्क से होता है हमारा सिफिलिस रोग, और घाव द्वारा होता है टिटनेस रोग। हम लोग देख रहे थे जीवाणु जनित रोग, टॉपिक हमारा चल रहा था रोग एवं उपचार के तहत जीवाणु जनित रोग। चलिए ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ है दोस्तों प्लेग। ठीक है, तो प्लेग होता है दोस्तों पिस्सुओं के काटने से फैलता है दोस्तों प्लेग। ठीक है, ध्यान रखिए प्लेग होता है पिस्सुओं के काटने से। फाइलेरिया दोस्तों फैलता है हमारा मच्छरों से फैलता है, फाइलेरिया हमारा फैलता है मच्छरों से फैलता है। बेरी बेरी होता है दोस्तों विटामिन बी की कमी से। ठीक है, विटामिन बी की कमी से दोस्तों हमारा होता है बेरी बेरी, और टाइफाइड हमारा प्रभावित करता है आंतों को दोस्तों प्रभावित करता है। फिर देखिए प्लेग होता है पिस्सुओं के काटने से। ठीक है दोस्तों, फाइलेरिया होता है हमारा मच्छरों से फैलता है, बेरी बेरी होता है दोस्तों विटामिन बी की कमी से, और टाइफाइड हमारा आंतों को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों आगे देखें, कह रहा है दोस्तों क्लोरेम्फेनिकॉल। ठीक है, कह रहा है दोस्तों क्लोरेम्फेनिकॉल। ठीक है, पैरासीटामॉल, फिर कह रहा है दोस्तों जाइलोकेन, फिर कह रहा है दोस्तों क्लोरोक्विन में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। क्या है दोस्तों, कह रहा है क्लोरेम्फेनिकॉल, पैरासीटामॉल, जाइलोकन एवं क्लोरोक्विन में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है क्लोरेम्फेनिकॉल, पैरासीटामॉल, जाइलोकेन एवं क्लोरोक्विन में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। तो याद रखें दोस्तों क्लोरेम्फेनिकॉल। ठीक है दोस्तों, क्लोरेम्फेनिकॉल हमारी दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है दोस्तों क्लोरेम्फेनिकॉल, पैरासीटामॉल, जाइलोकेन एवं क्लोरोक्विन में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है दोस्तों। तो याद रखें दोस्तों क्लोरेम्फेनिकॉल। ठीक है, फिर देखें क्लोरेम्फेनिकॉल, पैरासीटामॉल, जाइलोकेन एवं क्लोरोक्विन में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है दोस्तों। तो याद रखिए वह है हमारा क्लोरेम्फेनिकॉल। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा कि क्लोरेम्फेनिकॉल, पैरासीटामॉल, जाइलोकेन एवं क्लोरोक्विन में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। तो याद रखें हमारा क्लोरेम्फेनिकॉल हमारा ब्रॉड जो है स्पेक्ट्रम औषधि है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि क्विनीन। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों सल्फागुआंडीन। ठीक है, कह रहा है क्विनीन, फिर कह रहा है दोस्तों सल्फागुआंडीन, फिर कह रहा है दोस्तों क्लोरेम्फेनिकॉल, फिर कह रहा है दोस्तों एस्प्रिन में से कौन प्रतिजैविक औषधि है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है क्विनीन, फिर कह रहा है दोस्तों सल्फागुआंडीन, फिर कह रहा है दोस्तों क्लोरेम्फेनिकॉल, फिर कह रहा है एस्प्रिन में से कौन प्रतिजैविक औषधि हैं। तो याद रखिए दोस्तों सल्फागुआंडीन और क्लोरेम्फेनिकॉल। ठीक है दोस्तों, यह हमारे प्रतिजैविक औषधि हैं। फिर देखें क्विनीन, सल्फागुआंडीन, फिर कह रहा है दोस्तों क्लोरेम्फेनिकॉल एवं एस्प्रिन में से कौन प्रतिजैविक औषधि हैं। तो याद रखिए दोस्तों सल्फागुआंडीन और दोस्तों क्लोरेम्फेनिकॉल हमारे प्रतिजैविक औषधि हैं। फिर देखिए दोस्तों क्विनीन, सल्फागुआंडीन, फिर दोस्तों कह रहा है कि क्लोरेम्फेनिकॉल एवं एस्प्रिन में से कौन प्रतिजैविक औषधि हैं। तो याद रखिए दोस्तों सल्फागुआंडीन और क्लोरेम्फेनिकॉल हमारे प्रतिजैविक औषधि हैं। ठीक है, फिर देखिए क्विनीन, सल्फागुआंडीन, क्लोरेम्फेनिकॉल एवं एस्प्रिन में से कौन प्रतिजैविक औषधि हैं। तो याद रखिए दोस्तों सल्फागुआंडीन एवं क्लोरेम्फेनिकॉल। ठीक है, सल्फागुआंडीन एवं क्लोरेम्फेनिकॉल दोस्तों प्रतिजैविक औषधि हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है,
कह रहा है दोस्तों कि दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणुओं एवं कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, फिर से ध्यानपूर्वक देखेंगे कि दंत क्षय का मुख्य कारण है यानी कि मुख के भीतर होने वाले जीवाणुओं एवं कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे हम, ध्यानपूर्वक देखते रहें आप लोग। चलिए दोस्तों, ठीक है, देखिए कह रहा है, फिर से देखें कि दंत क्षय का मुख्य कारण है दोस्तों मुख के भीतर होने वाले जीवाणुओं एवं कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक फिर से देखें कि दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणुओं एवं कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कि दंत क्षय का कारण क्या है, मुख के भीतर होने वाले जीवाणुओं एवं कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दंत क्षय का कारण है, तो याद रखिए दोस्तों बैक्टीरियल संक्रमण कारण है हमारा दंत क्षय का। ठीक है, यानी कि टूथ डिके का। ठीक है, दंत क्षय का कारण क्या है दोस्तों, तो याद रखिए बैक्टीरियल संक्रमण हमारा दंत क्षय का कारण है। ठीक है, दंत क्षय का कारण क्या है, बैक्टीरियल संक्रमण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, कह रहा है दोस्तों छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को हैजा, टाइफाइड, कामला एवं फ्लूरोसिस में से सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय फ्लूरोसिस के। ठीक है दोस्तों, कह रहा है, फिर देखिए छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को हैजा, टाइफाइड, कामला एवं फ्लूरोसिस में से सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय फ्लूरोसिस के। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर देखिए छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को हैजा, टाइफाइड, कामला एवं फ्लूरोसिस में से सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय फ्लूरोसिस के। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को हैजा, टाइफाइड, कामला एवं फ्लूरोसिस में से सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय फ्लूरोसिस के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया एवं हैजा रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है दोस्तों, तो वह है हमारा हेपेटाइटिस बी। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है कि टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया एवं हैजा रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों हेपेटाइटिस बी। फिर देखिए टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया एवं हैजा रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों हेपेटाइटिस बी। ठीक है, चलिए अगला देखें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चले देखें, कह रहा है दोस्तों चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक में से जल जनित रोग है, तो याद रखें दोस्तों हैजा। ठीक है, कह रहा है चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक में से जल जनित रोग है, तो याद रखिए दोस्तों हैजा। कह रहा है चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक में से जल जनित रोग है, तो याद रखें दोस्तों हैजा। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों, कह रहा है कि टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है, तो याद रखें जलजन्य रोगों के। ठीक है, कह रहा है कि टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है, तो याद रखें दोस्तों जलजन्य रोगों के। ठीक है, डिजीज कास्ट बाई वाटर। ठीक है, टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है, तो याद रखें दोस्तों जलजन्य रोगों के। ठीक है, क्या है, टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है, तो याद रखें दोस्तों जलजन्य रोगों के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है हमारा। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है बीसीजी का टीका लगाया जाता है, याद रखें कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखें कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है दोस्तों क्षय रोग या यक्ष्मा से बचाव हेतु। ठीक है, क्या है, बीसीजी का टीका यानी कि बैसिलस कालमेटगुरिन का टीका लगाया जाता है दोस्तों, तो क्षय रोग या यक्ष्मा से बचाव हेतु। ठीक है, क्या है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो याद रखें क्षय रोग या यक्ष्मा से बचाव हेतु दोस्तों। ठीक है, बीसीजी यानी कि बैसिलस कालमेटगुरिन का टीका लगाया जाता है दोस्तों, तो याद रखें हमारा क्षय रोग या यक्ष्मा से बचाव हेतु। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से बचाव हेतु। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए तो जन्म के तुरंत बाद। कह रहा है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए तो जन्म के तुरंत बाद। ठीक है दोस्तों, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए तो जन्म के तुरंत बाद। चलें अगला देखें दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें। ठीक है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों जीवाणु द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है दोस्तों पीलिया, फिर कह रहा है दोस्तों इन्फ्लुएंजा, फिर कह रहा है दोस्तों गलसुआ, फिर कह रहा है दोस्तों आर्द्र ज्वर में से सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो है दोस्तों आर्द्र ज्वर। ठीक है,
कह रहा है कि पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ और आर्द्र ज्वर में से सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। तो याद रखें दोस्तों आर्द्र ज्वर को, ठीक है। पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ और आर्द्र ज्वर में से सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। तो याद रखिए दोस्तों आर्द्र ज्वर, ठीक है। कह रहा है पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ और आर्द्र ज्वर में से सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। तो याद रखिए दोस्तों हमारा आर्द्र ज्वर, ठीक है। आर्द्र ज्वर, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ और आर्द्र ज्वर में से सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो है दोस्तों आर्द्र ज्वर, ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ हमारा नया टॉपिक शुरू होता है दोस्तों, डिजीज कास्ट बाय फंगस, यानी कि कवक से होने वाले रोग, कवक जनित रोग, ठीक है दोस्तों। तीसरा टॉपिक देखिए हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। फिर कह रहा है रेबीज, फिर कह रहा है दोस्तों प्लेग, और फिर कह रहा है दोस्तों सार्स में से जूनोटिक रोग नहीं है। तो जूनोटिक रोग नहीं है दोस्तों हमारा म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। म्यूकोरमाइकोसिस हमारा दोस्तों जूनोटिक रोग नहीं है, ठीक है। यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस, रेबीज, प्लेग और सार्स में से जूनोटिक रोग नहीं है दोस्तों। तो याद रखिए म्यूकोरमाइकोसिस हमारा जूनोटिक रोग नहीं है। फिर देखिए म्यूकोरमाइकोसिस, रेबीज, प्लेग और सार्स में से जूनोटिक रोग नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस हमारा जूनोटिक रोग नहीं है, ठीक है। म्यूकोरमाइकोसिस, रेबीज, प्लेग और सार्स में से जूनोटिक रोग नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा म्यूकोरमाइकोसिस वह है हमारा जूनोटिक रोग नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों कह रहा है अर्गटा तप्य उपभोग से होता है। तो याद रखें संदूषित अन्न के, ठीक है दोस्तों। कह रहा है अर्गटा तप्य उपभोग से होता है। तो याद रखें दोस्तों संदूषित अन्न के, क्या है दोस्तों अर्गटा तप्य होता है उपभोग से। तो याद रखें दोस्तों संदूषित अन्न के, यानी दूषित अन्न के खाने से, ठीक है। अर्गटा तप्य उपभोग से होता है दोस्तों। तो याद रखें संदूषित अन्न के, क्या है अर्गटा तप्य उपभोग से होता है दोस्तों। तो याद रखें संदूषित अन्न के, ठीक है। चलिए अगला देखें दोस्तों, एथलीट फूट बीमारी होती है। तो याद रखिए दोस्तों फफूंद से, ठीक है। एथलीट फूट बीमारी होती है दोस्तों। तो याद रखिए फफूंद से, ठीक है। एथलीट फूट बीमारी होती है। तो याद रखिए दोस्तों फफूंद से, ठीक है। एथलीट फूट बीमारी होती है दोस्तों। तो याद रखिए फफूंद से, ठीक है। एथलीट फूट बीमारी होती है दोस्तों। तो याद रखिए फफूंद से, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, पोलियो त्वचा का प्रदाह एवं हैजा में से वह रोग जो कवक के कारण होता है। तो याद रखिए दोस्तों त्वचा का प्रदाह, ठीक है। त्वचा का प्रदाह कह रहा है दोस्तों पोलियो त्वचा का प्रदाह एवं हैजा में से वह रोग जो कवक के कारण होता है दोस्तों। तो याद रखिए त्वचा का प्रदाह हमारा कवक के कारण होता है। चारों पॉइंट फिर से देखें, कह रहा है म्यूकोरमाइकोसिस, रेबीज, प्लेग और सार्स में से जूनोटिक रोग नहीं है दोस्तों। तो याद रखिए म्यूकोरमाइकोसिस हमारा जूनोटिक रोग नहीं है, ठीक है। फिर देखिए म्यूकोरमाइकोसिस, रेबीज, प्लेग और सार्स में से जूनोटिक रोग नहीं है। तो याद रखिए म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों अर्गटा तप्य उपभोग से होता है। तो याद रखें संदूषित अन्न, यानी कि दूषित अन्न खाने से हमारा अर्गटा तप्य होता है, ठीक है। फिर देखें कह रहा है दोस्तों एथलीट फूट, ठीक है। एथलीट फूट यानी कि हाथी पांव बीमारी होती है दोस्तों। तो याद रखें फफूंद से, ठीक है। एथलीट फूट बीमारी होती है दोस्तों। याद रखें हमारा फफूंद से, ठीक है। एथलीट फूट बीमारी होती है दोस्तों। याद रखें हमारा फफूंद से। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पोलियो त्वचा का प्रदाह एवं हैजा में से वह रोग जो कवक के कारण होता है। तो याद रखें त्वचा का प्रदाह, क्या है पोलियो त्वचा का प्रदाह एवं हैजा में से वह रोग जो कवक के कारण होता है दोस्तों। तो याद रखिए हमारा त्वचा का प्रदाह जो है वह दोस्तों हमारा कवक के कारण होता है। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे, चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ, ठीक है। कह रहा है दोस्तों प्रत्युजरता, क्या है दोस्तों कह रहा है प्रत्युजरता, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है दोस्तों वड़ांधता, फिर कह रहा है एड्स एवं गंजापन में से वह रोग जो कवक जनित है दोस्तों। तो याद रखिए वह है हमारा गंजापन, ठीक है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों प्रत्युजरता, क्या है कह रहा है दोस्तों प्रत्युजरता, वड़ांधता, एड्स एवं गंजापन में से वह रोग जो कवक जनित है। तो याद रखें दोस्तों हमारा गंजापन, ठीक है। फिर से देखिए कह रहा है दोस्तों प्रत्युजरता, वड़ांधता, एड्स एवं गंजापन में से, यहाँ देखें प्रत्युजरता, फिर है दोस्तों वड़ांधता, फिर है एड्स, ठीक है। फिर है दोस्तों गंजापन में से वह रोग जो कवक जनित है। तो याद रखें दोस्तों हमारा गंजापन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः अंग प्रभावित होता है। तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा यकृत यानी कि लीवर, ठीक है दोस्तों। कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ठीक है। कह रहा है दोस्तों प्रत्युजरता, वड़ांधता, एड्स एवं गंजापन में से वह रोग जो कवक जनित है। तो याद रखिए दोस्तों गंजापन, ठीक है। प्रत्युजरता, वड़ांधता, एड्स एवं गंजापन में से वह रोग जो कवक जनित है। तो याद रखिए दोस्तों गंजापन, ठीक है। फिर देखिए मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः अंग प्रभावित होता है। तो याद रखिए दोस्तों यकृत, ठीक है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः अंग प्रभावित होता है। तो याद रखिए दोस्तों यकृत, ठीक है। चलिए
अब हम लोग रोग एवं उपचार के तहत जो हमारा अगला टॉपिक है वह है दोस्तों हमारा अन्य परजीवी रोग। ठीक है, चौथा टॉपिक है हमारा अन्य परजीवी रोग। पहला पॉइंट देखें दोस्तों, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यानपूर्वक याद रखें। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों, तो याद रखिए प्लीहा और तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली हम लोग कहेंगे दोस्तों। ठीक है, मलेरिया से हमारा प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा या तिल्ली। ठीक है दोस्तों, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा या तिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है दोस्तों, तो वह है हमारा मच्छर। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो याद रखिए दोस्तों मच्छर। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो याद रखिए दोस्तों मच्छर। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है दोस्तों, तो याद रखिए मच्छर। ठीक है, कह रहा है मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों मच्छर प्रजाति। क्या है, मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नहीं है, तो याद रखिए मच्छर प्रजाति। दोस्तों तीनों पॉइंट फिर से देखें, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है तो याद रखें प्लीहा या तिल्ली। ठीक है, कह रहा है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो याद रखिए मच्छर। क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो याद रखिए दोस्तों मच्छर। ठीक है, मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है तो याद रखिए मच्छर प्रजाति। क्या है, मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है तो याद रखिए मच्छर प्रजाति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो याद रखें सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो याद रखिए दोस्तों सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो याद रखिए दोस्तों सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों मलेरिया, कालरा तथा जांडिस में से जो रोग प्रोटोजोआ से होता है, याद रखिए वह है हमारा मलेरिया दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि मलेरिया, कालरा तथा जांडिस यानी कि पीलिया में से जो रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो याद रखिए दोस्तों मलेरिया। ठीक है, मलेरिया, कालरा तथा जांडिस में से जो रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है दोस्तों, याद रखिए वह है हमारा मलेरिया रोग। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है एक जीव के संपूर्ण सजीन। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एक जीव के संपूर्ण सजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था दोस्तों, याद रखिए ईस्ट। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों एक जीव के संपूर्ण सजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था दोस्तों, याद रखिए ईस्ट। ठीक है, फिर देखिए एक जीव के संपूर्ण सजीन यानी कि सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था दोस्तों, याद रखिए ईस्ट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट है दोस्तों कि डेंगू मच्छरों द्वारा संचरित प्रोटोजोआ रोग है। क्या है, डेंगू मच्छरों द्वारा संचरित प्रोटोजोआ रोग है, तो यह हमारा पॉइंट गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। क्या है, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि त्वचा पित्तिका, नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। क्या है, त्वचा पित्तिका, नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है, तो तीसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, सही आंसर हम मार्क करेंगे केवल 3। फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है, बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि त्वचा पित्तिका, नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है, तो यह पॉइंट हमारा सही है। केवल 3 पॉइंट हमारा सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों कि मलेरिया के संबंध में सत्य कथन नहीं है। ठीक है, कह रहा है मलेरिया के संबंध में सत्य नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों कि मलेरिया के संबंध में कथन सत्य नहीं है। वह है कि यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों मलेरिया के संबंध में सत्य कथन नहीं है, तो याद रखिए कि यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह कथन हमारा मलेरिया के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है मलेरिया के संबंध में कथन सत्य नहीं है, तो याद रखिए कि यह परोपजीवी कीट यानी कि इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों क्या है। कह रहा है दोस्तों हमारा हैजा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया एवं मलेरिया में से जो रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो याद रखिए दोस्तों मलेरिया। क्या है दोस्तों, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, मलेरिया में से जो रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो याद रखिए दोस्तों मलेरिया। ठीक है, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया एवं मलेरिया में से जो रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो याद रखिए दोस्तों मलेरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है,
इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत में मलेरिया के लगभग 2/3 रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है, तो याद रखिए पीवाईवैक्स। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि भारत में मलेरिया के लगभग 2/3 रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है, तो याद रखिए दोस्तों पीवाईवैक्स। ठीक है, कह रहा है भारत में मलेरिया के लगभग 2/3 रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है, तो याद रखिए पीवाईवैक्स। फिर देखिए, कह रहा है कि भारत में मलेरिया के लगभग 2/3 रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है, तो याद रखिए दोस्तों पीवाईवैक्स। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा है दोस्तों दुर्दम मलेरिया होता है, यानी मेलिगेनेंट मलेरिया होता है दोस्तों, तो याद रखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। ठीक है, कह रहा है दुर्दम मेलिग्रेंट मलेरिया होता है, तो याद रखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीमेरम से। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। ठीक है, फिर देखें, भारत में मलेरिया के लगभग 2/3 रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है दोस्तों, तो याद रखिए कि पीवाईवैक्स। ठीक है, भारत में मलेरिया के लगभग 2/3 रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है, तो याद रखिए पीवाईवैक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों कि दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया होता है, तो याद रखिए दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। ठीक है, कह रहा है गोल कृमि यानी कि निमोटोड से होने वाला रोग है दोस्तों, तो याद रखिए फाइलेरिया। ठीक है, क्या है, गोल कृमि निमोटोड से होने वाला रोग है, तो याद रखिए दोस्तों फाइलेरिया। ठीक है, फिर देखिए तीनों पॉइंट को। कह रहा है कि भारत में मलेरिया के लगभग 2/3 रोगियों के लिए उत्तरदायी जो परजीवी है वह है दोस्तों पीवाईवैक्स। ठीक है, भारत में मलेरिया के लगभग 2/3 रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है, तो पीवाईवैक्स। अगला देखिए, दुर्दम यानी कि मेलिग्नेंट मलेरिया होता है दोस्तों, तो याद रखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। क्या है, दुर्दम यानी कि मेलिग्नेंट मलेरिया होता है, तो याद रखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से हमारा दुर्दम यानी कि मेलिग्नेंट मलेरिया होता है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है गोल कृमि यानी कि निमोटोड से होने वाला रोग है, तो याद रखिए दोस्तों फाइलेरिया। क्या है, गोल कृमि निमोटोड से होने वाला रोग है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा फाइलेरिया रोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों सुमेलन करना है। ठीक है, तो याद रखिए मलेरिया हमारा फैलता है दोस्तों, जो वाहक है वह है हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है, मलेरिया का वाहक है दोस्तों प्रोटोजोआ, पोलियो का वाहक है दोस्तों विषाणु। ठीक है, और हमारा तपेदिक का जो वाहक है वह है दोस्तों हमारा बैक्टीरिया, और दाद का जो वाहक है वह है हमारा कवक। फिर देखिए दोस्तों, मलेरिया का वाहक है प्रोटोजोआ, पोलियो का वाहक है दोस्तों विषाणु, तपेदिक का वाहक है दोस्तों जीवाणु, दाद का हमारा वाहक है कवक। फिर है दोस्तों सम्मेलन करेंगे, मलेरिया का वाहक है दोस्तों प्रोटोजोआ, पोलियो का वाहक है विषाणु, तपेदिक का वाहक है जीवाणु, दाद का वाहक है दोस्तों कवक। मलेरिया का वाहक है दोस्तों प्रोटोजोआ, पोलियो का वाहक है दोस्तों विषाणु, तपेदिक का वाहक है दोस्तों जीवाणु, दाद का वाहक है दोस्तों कवक। मलेरिया का वाहक है दोस्तों प्रोटोजोआ, पोलियो का वाहक है दोस्तों विषाणु, तपेदिक का वाहक है दोस्तों जीवाणु, दाद का वाहक है दोस्तों कवक। फिर देखिए, मलेरिया का वाहक है दोस्तों प्रोटोजोआ, पोलियो का वाहक है दोस्तों विषाणु, तपेदिक का वाहक है दोस्तों जीवाणु, दाद का वाहक है दोस्तों कवक। ठीक है, चलिए फिर सही सुमेलन कराया गया है दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करेंगे तो प्लेग हमारा दोस्तों होता है वह है जीवाणु से। ठीक है दोस्तों, प्लेग हमारा होता है दोस्तों जीवाणु से। याद रखिए प्लेग हमारा होता है दोस्तों जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से। ठीक है, प्लेग हमारा होता है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करेंगे तो प्लेग हमारा होता है दोस्तों जीवाणु से। ठीक है, प्लेग हमारा होता है दोस्तों जीवाणु से। याद रखें प्लेग हमारा किससे फैलता है, जीवाणु से। चलिए आगे के रोगों को देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, प्लेग याद रखिए होता है दोस्तों हमारा जीवाणु से। ठीक है, प्लेग हमारा होता है दोस्तों जीवाणु से। ठीक है, याद रखिए। यहाँ देखिए क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ दोस्तों। फिर है एड्स, तो एड्स हमारा होता है दोस्तों विषाणु से यानी कि वायरस से होता है हमारा एड्स। फिर है दोस्तों गंजापन, तो गंजापन याद रखिए दोस्तों कवक से होता है। ठीक है, गंजापन होता है दोस्तों कवक से, और मलेरिया होता है दोस्तों हमारा प्रोटोजोआ से। ठीक है, फिर देखिए तो प्लेग होता है दोस्तों हमारा जीवाणु से। याद रखिए प्लेग हमारा होता है दोस्तों जीवाणु से। ठीक है, प्लेग हमारा होगा दोस्तों जीवाणु से। ध्यानपूर्वक देखिए, प्लेग होगा जीवाणु से, एड्स होगा विषाणु से, गंजापन होगा कवक से, मलेरिया होगा दोस्तों प्रोटोजोआ से। ठीक है, प्लेग होगा दोस्तों हमारा जीवाणु से, एड्स होगा दोस्तों विषाणु से, गंजापन होगा दोस्तों कवक से, मलेरिया होगा दोस्तों प्रोटोजोआ से। ठीक है, प्लेग होगा दोस्तों जीवाणु से, एड्स होगा दोस्तों विषाणु से, गंजापन होगा दोस्तों कवक से, और मलेरिया होगा दोस्तों हमारा प्रोटोजोआ से। फिर याद रखें, प्लेग होगा दोस्तों हमारा जीवाणु से, एड्स होगा दोस्तों विषाणु से, गंजापन होगा दोस्तों कवक से, मलेरिया होगा दोस्तों हमारा प्रोटोजोआ से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, व्याधि और उनके कारक को फिर सुमेल करना है दोस्तों। तो याद रखिए पेप्टिक अल्सर यानी कि व्रण। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर होता है दोस्तों हमारा जीवाणु या बैक्टीरिया से, जिसको हम लोग व्रण भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें पेप्टिक अल्सर होगा दोस्तों हमारा जीवाणु से। क्या है, पेप्टिक अल्सर होगा दोस्तों हमारा जीवाणु से। ठीक है, डेंगू होगा दोस्तों हमारा विषाणु या वायरस से। डेंगू होगा दोस्तों हमारा विषाणु या वायरस से। फील पाँव होगा दोस्तों हमारा कृमि या वर्म से। ठीक है, फील पाँव दोस्तों होगा हमारा कृमि या वर्म से। ठीक है दोस्तों, मलेरिया होगा दोस्तों हमारा प्रोटोजोआ से। ठीक है, मलेरिया होगा दोस्तों हमारा प्रोटोजोआ से। फिर देखिए
पेप्टिक अल्सर या व्रण होगा दोस्तों हमारा जीवाणु से, ठीक है। पेप्टिक अल्सर होगा दोस्तों हमारा जीवाणु से, ठीक है। पेप्टिक अल्सर होगा दोस्तों हमारा व्रण या जीवाणु से, ठीक है। पेप्टिक अल्सर होगा हमारा व्रण या जीवाणु से। डेंगू होगा दोस्तों हमारा विषाणु से, ठीक है। डेंगू होगा दोस्तों हमारा विषाणु से। फील पाँव होगा दोस्तों हमारा कृमि या वर्म से, ठीक है। फील पाँव होगा दोस्तों हमारा कृमि या वर्म से। मलेरिया होगा दोस्तों हमारा प्रोटोजोआ से, ठीक है। फिर देखिए पेप्टिक अल्सर की बात करें तो होगा दोस्तों हमारा जीवाणु या बैक्टीरिया से, ठीक है। पेप्टिक अल्सर होगा दोस्तों हमारा जीवाणु या बैक्टीरिया से। डेंगू होगा दोस्तों हमारा विषाणु या वायरस से, ठीक है। डेंगू होगा दोस्तों हमारा विषाणु या वायरस से। फील पाँव होगा दोस्तों हमारा कृमि या वर्म से। मलेरिया होगा हमारा प्रोटोजोआ से, ठीक है। पेप्टिक अल्सर होगा दोस्तों हमारा जीवाणु से। डेंगू होगा दोस्तों विषाणु से। फील पाँव होगा दोस्तों कृमि या वर्म से। मलेरिया होगा हमारा प्रोटोजोआ से। फिर देखें पेप्टिक अल्सर होगा दोस्तों जीवाणु से। डेंगू होगा दोस्तों हमारा विषाणु से। फील पाँव होगा दोस्तों हमारा कृमि से। मलेरिया होगा हमारा प्रोटोजोआ से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखें क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलें आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि डेंगू ज्वर, ठीक है। कह रहा है दोस्तों डेंगू ज्वर। चलिए देखिए कह रहा है डेंगू ज्वर, फिर कह रहा है दोस्तों फाइलेरियासिस, फिर कह रहा है दोस्तों निद्रा रोग, फिर कह रहा है दोस्तों मलेरिया में से वह रोग जो मच्छर वाहित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों निद्रा रोग, ठीक है। यह होता है दोस्तों सीसी नामक मक्खी के काटने से हमारा निद्रा रोग होता है दोस्तों। चलिए देखिए कह रहा है दोस्तों डेंगू ज्वर, फिर कह रहा है दोस्तों फाइलेरियासिस, फिर कह रहा है दोस्तों निद्रा रोग तथा मलेरिया में से वह रोग जो मच्छर वाहित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों निद्रा रोग, ठीक है। कह रहा है डेंगू ज्वर, फिर कह रहा है दोस्तों फाइलेरियासिस, फिर कह रहा है दोस्तों निद्रा रोग, फिर कह रहा है मलेरिया में से वह रोग जो मच्छर वाहित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों निद्रा रोग, ठीक है दोस्तों। निद्रा रोग किससे होता है, यहाँ पॉइंट में दिया गया है। देखिए निद्रा रोग नामक बीमारी होती है दोस्तों क्या है, ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से, ठीक है दोस्तों। ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से हमारा दोस्तों निद्रा रोग होती है, ठीक है। याद रखिए निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। क्या है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है दोस्तों, तो याद रखिए ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से दोस्तों हमारा निद्रा रोग होता है, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए अगला देखें। कह रहा है दोस्तों असुरक्षित पेयजल, क्या है, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग हैं दोस्तों, तो याद रखिए मलेरिया, ठीक है दोस्तों। क्या है, मलेरिया, फिर है दोस्तों तीव्र प्रवाहिका, ठीक है, तीव्र प्रवाहिका, फिर है दोस्तों सिस्टोसो मारुगणता, ठीक है, सिस्टोसो मारुगणता, ठीक है दोस्तों। याद रखिए सिस्टोसो मारुगणता, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग है दोस्तों, तो याद रखिए मलेरिया, फिर है दोस्तों तीव्र प्रवाहिका और फिर है दोस्तों सिस्टोसो मारुगणता, ठीक है, सिस्टोसो मारुगणता, ठीक है, याद रखें। फिर देखें असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग है, तो याद रखिए मलेरिया, फिर है दोस्तों तीव्र प्रवाहिका और फिर है दोस्तों सिस्टोसोमागुणता, ठीक है। क्या है, सिस्टोमारुगणता, ठीक है, सिस्टोमारुगणता याद रखिए हमारा, ठीक है। चलिए फिर देखिए असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग हैं दोस्तों, तो याद रखिए मलेरिया, फिर है दोस्तों तीव्र प्रवाहिका और फिर है दोस्तों सिस्टोमारुगणता, ठीक है, सिस्टोमारुगणता। चलिए अगला देखिए। कह रहा दोस्तों 2003 में लिएंडर पेस के मस्तिष्क में यह समस्या पाई गई, तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, तो वह है दोस्तों एक सिस्ट, ठीक है दोस्तों। क्या है, एक सिस्ट। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों 2003 में लिएंडर पेस के मस्तिष्क में यह समस्या पाई गई, तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, तो वह है दोस्तों एक सिस्ट, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगला है हमारा दोस्तों वह है 5वां टॉपिक जो रोग एवं उपचार के तहत, वह है दोस्तों हमारा वंशागति रोग यानी कि हेरिडेटरी डिजीज, ठीक है, वंशागति रोग, हेरिडेटरी डिजीज, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहला पॉइंट देखें दोस्तों क्या है। कह रहा है दोस्तों रतौधी, फिर कह रहा है दोस्तों रंजकहीनता, फिर कह रहा है हीमोपोलिया, फिर कह रहा है दोस्तों वर्णांधता में से आनुवांशिक रोग नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा दोस्तों रतौधी, ठीक है। कह रहा है दोस्तों क्या कि रतौंधी, फिर कह रहा दोस्तों रंजकहीनता, फिर कह रहा हीमोफीलिया, फिर कह रहा वर्णांधता में से आनुवांशिक रोग नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा रतौंधी, ठीक है। कह रहा है कि रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया एवं वर्णांधता में से आनुवांशिक रोग नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा रतौंधी, ठीक है। रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया एवं वर्णांधता में से आनुवांशिक रोग जो नहीं है दोस्तों, वह है हमारा रतौंधी, आनुवांशिक रोग नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों
कि फेनिल कीटोन में उपापचय, क्या है, फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है दोस्तों तो एंजाइम के वंशागत अभाव का। ठीक है दोस्तों, क्या है, एंजाइम के वंशागत अभाव का। फिर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है और इस भूल से निर्देश है दोस्तों तो याद रखें एंजाइम के वंशागत अभाव का, एंजाइम के वंशागत अभाव का। फिर देखिए, फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है, इस भूल से निर्देश है दोस्तों तो एंजाइम के वंशागत अभाव का। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति को, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कि फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है तो मानसिक जड़ता की स्थिति, ठीक है, प्रभावित है मानसिक जड़ता की स्थिति। क्या दिया गया है, फिर से देखें। कह रहा है दोस्तों एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है तो मानसिक जड़ता की स्थिति, ठीक है, मानसिक जड़ता की स्थिति। फिर देखिए, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है तो उसका आंसर हो जाएगा कि मानसिक जड़ता की स्थिति। फिर देखिए, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है तो वह है दोस्तों मानसिक जड़ता की स्थिति। ठीक है, मानसिक जड़ता की स्थिति। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग मार्क करेंगे मानसिक जड़ता की स्थिति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। फिर देखिए कि बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, बहुचर्चित जो बबल बेबी रोग है दोस्तों ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। ठीक है, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में दोस्तों किया जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। दोस्तों क्या है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट दोस्तों होता है पुरुषों में। ठीक है, ध्यान रखिए, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है यानी कि हेरिडेटरी रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिए, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। कह रहा है कि अधिरक्तस्राव है, क्या है, तो अधिरक्तस्राव एक आनुवांशिक विकार है दोस्तों। क्या है, अधिरक्तस्राव, तो याद रखें एक आनुवांशिक विकार है हमारा, वह है अधिरक्तस्राव एक आनुवांशिक विकार है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है दोस्तों रायल हीमोफीलिया, टे सेक्स रोग, फिर कह रहा है दोस्तों पुट्टीय ततुमयता, फिर कह रहा है हाइपरटेंशन में से वह आनुवांशिक रोग जो लिंग संलग्न है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों रायल हीमोफीलिया। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है दोस्तों रायल हीमोफीलिया, टे सेक्स रोग, पुंटीय तंतुमयता एवं हाइपरटेंशन में से वह आनुवांशिक रोग जो लिंग संलग्न है तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा रायल हीमोफीलिया। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, कह रहा दोस्तों रायल हीमोफीलिया, टे सेक्स रोग, पुटीय तंतुमयता एवं हाइपरटेंशन में से वह आनुवांशिक रोग जो लिंग संलग्न है तो याद रखिए रायल हीमोफीलिया दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए, रायल हीमोफीलिया, टे सेक्स रोग, पुटीय तंतुमयता एवं हाइपरटेंशन में से वह आनुवांशिक रोग जो लिंग संलग्न है तो याद रखिए दोस्तों रायल हीमोफीलिया। ठीक है, कह रहा दोस्तों हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन ना होना। ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन ना होना। चारों पॉइंट फिर से देखें। कह रहा दोस्तों हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। ठीक है, कह रहा है कि अधिरक्तस्राव है तो याद रखें एक आनुवांशिक विकार है। फिर देखिए अगला पॉइंट, रायल हीमोफीलिया, टे सेक्स रोग, पुटीय तंतुमयता एवं हाइपरटेंशन में से वह आनुवांशिक रोग जो लिंग संलग्न है तो याद रखें रायल हीमोफीलिया। फिर देखिए, रायल हीमोफीलिया, टे सेक्स रोग, पुटीय तंतुमयता एवं हाइपरटेंशन में से वह आनुवांशिक रोग जो लिंग संलग्न है तो याद रखिए दोस्तों रायल हीमोफीलिया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिए कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन ना होना, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों हीमोफीलिया नामक रोग में। ठीक है, और रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, वह है हमारा विटामिन के, जिसको हम लोग फिलोक्विनोन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के पॉइंट देखेंगे क्या है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देख।
चलिए दोस्तों देखिए यहाँ कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है, कह रहा है दोस्तों डाउन सिंड्रोम, फिर कह रहा है दोस्तों हीमोफीलिया, फिर कह रहा है दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एवं दांत्र कोशिका अरक्तता में से आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है दोस्तों। तो याद रखिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है फिर देखिए, कह रहा है दोस्तों डाउन सिंड्रोम, फिर कह रहा है हीमोफीलिया, फिर कह रहा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एवं दांत्र कोशिका अरक्तता में से आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, तो वह है दोस्तों हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों कह रहा है डाउन सिंड्रोम, फिर कह रहा है हीमोफीलिया, फिर कह रहा है दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एवं दांत्र कोशिका अरक्तता में से आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। फिर देखिए डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एवं दांत्र कोशिका अरक्तता में से आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। फिर देखिए डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एवं दांत्र कोशिका अरक्तता में से आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट देखें। कह रहा है लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है, तो याद रखिए दोस्तों पेशी दुष्पोषण, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? पेशी दुष्पोषण। फिर से देखिए कह रहा है दोस्तों कि लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है, तो पेशी दुष्पोषण, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है, तो याद रखिए दोस्तों पेशी दुष्पोषण, ठीक है। फिर देखिए लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा पेशी दुष्पोषण, ठीक है। चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों ट्राइसोमी 21 को जिस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों डाउन सिंड्रोम, ठीक है। कह रहा है दोस्तों ट्राइसोमी 21 को जिस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों डाउन सिंड्रोम। क्या है? ट्राइसोमी 21 को जिस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए डाउन सिंड्रोम। फिर दोनों देखें। कह रहा है लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है, तो याद रखिए पेशी दुष्पोषण, ठीक है। फिर देखिए ट्राइसोमी 21 को जिस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो याद रखिए डाउन सिंड्रोम। क्या है? ट्राइसोमी 21 को जिस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। क्या है दोस्तों? डाउन सिंड्रोम, ठीक है। कह रहा है दोस्तों डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, ठीक है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, ठीक है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कि मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है, तो याद रखिए दोस्तों डाउन सिंड्रोम के लिए। क्या है? फिर से देखिए। कह रहा दोस्तों मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है, तो डाउन सिंड्रोम के लिए। क्या है? मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है, तो याद रखें दोस्तों डाउन सिंड्रोम के लिए। फिर देखिए कह रहा है कि मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है, तो याद रखिए दोस्तों डाउन सिंड्रोम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है आगे के पॉइंट देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए सही सुमेलन कराया गया है दोस्तों, तो याद रखिए हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों। क्या है? हीमोफीलिया है दोस्तों एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों। डायबिटीज होता है दोस्तों हार्मोन की गड़बड़ी से, ठीक है। डायबिटीज होता है दोस्तों हार्मोन की गड़बड़ी से। रिकेट्स होता है दोस्तों हीनता जन्य रोग है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। और रिंग वर्म होता है दोस्तों कवकी संक्रमण से, ठीक है। रिंग वर्म होता है दोस्तों कवकी संक्रमण से। फिर देखिए दोस्तों कह रहा है सही सुमेलन है, तो याद रखिए हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, डायबिटीज है दोस्तों हार्मोन की गड़बड़ी से। फिर है दोस्तों रिकेट्स होता है हमारा हीनता जन्य रोग जो कि विटामिन डी की कमी से। रिंग वर्म होता है दोस्तों हमारा कवकी संक्रमण से, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि हीमोफीलिया वह है हमारा आनुवांशिक रोग। फिर है दोस्तों डायबिटीज वह है दोस्तों हमारा हार्मोन की गड़बड़ी से। रिकेट्स है दोस्तों हीनता जन्य रोग और रिंगवर्म है हमारा कवकी संक्रमण, ठीक है। हीमोफीलिया है दोस्तों आनुवांशिक रोग, डायबिटीज है हार्मोन की गड़बड़ी से, रिकेट्स है दोस्तों हीनता जन्य रोग और रिंगवर्म है हमारा कवकी संक्रमण, ठीक है। चलिए यहाँ देखें। कह रहा है वर्ग जो सही सुमेलित है, ठीक है। ध्यान से देखिए। कह रहा है वर्ग जो सही सुमेलित है, तो वड़ांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता आनुवांशिक रोग हैं, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों वर्ग जो सही सुमेलित है, तो याद रखिए दोस्तों वड़ांधता, फिर है दोस्तों हीमोफीलिया और फिर है दोस्तों दात्र कोशिका अरक्तता। यह सभी दोस्तों हमारे आनुवांशिक यानी कि हेरिडेटरी रोग हैं। फिर देखिए वर्ग जो सही सुमेलित है, तो याद रखिए वड़ांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता ये सभी आनुवांशिक रोग हैं। फिर देखिए वर्ग जो सही सुमेलित है, तो याद रखें वड़ांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता ये सभी दोस्तों आनुवांशिक रोग हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वड़ांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि क्या कह रहा है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वड़ांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल
एक्स क्रोमोसोम होता है दोस्तों। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वरांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या है दोस्तों, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वरांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वरांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वरांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, आगे के पॉइंट ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है दोस्तों थायमीन। तो थायमीन दोस्तों, थायमीन हमारा हो जाएगा बेरी बेरी से। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, थायमीन हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों बेरी बेरी से। फिर है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, तो हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों अस्कर्बी से। फिर है दोस्तों आनुवांशिक रोग, तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा वरांधता से सुमेल। फिर दोस्तों है कि विटामिन के, तो याद रखिए रक्त का जमना। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों थायमीन, तो इसको हम सुमेल करेंगे बेरी बेरी से। ठीक है, थायमीन को हम लोग सुमेल करेंगे बेरी बेरी से। ठीक है, फिर है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों स्कर्बी से। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल को सुमेल करेंगे स्कर्बी से, और आनुवांशिक रोग को सुमेल करेंगे दोस्तों वरांधता से। ठीक है, आनुवांशिक रोग को सुमेल करेंगे वरांधता से, और विटामिन के को सुमेल करेंगे रक्त का जमना से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों एक वर्णांध पुरुष, क्या है, कह रहा है एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो कह रहा है कि वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, तो याद रखिए उसके पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो याद रखिए वर्णांधता के जो लक्षण उत्पन्न होंगे वह उसके पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। ठीक है, फिर देखिए एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। कह रहा है एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। कह रहा है इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। ठीक है, कह रहा है इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। कह रहा है इस संदर्भ में एक कथन जिसके सही होने की सर्वाधिक संभावना है, तो याद रखिए दोस्तों पुत्र वर्णांध हैं किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। क्या है दोस्तों, पुत्र वर्णांध हैं किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। फिर देखिए आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर देखें यहाँ कि एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। क्या है, एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। इस संदर्भ में एक कथन जिसके सही होने की सर्वाधिक संभावना है, तो याद रखिए दोस्तों पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। ठीक है, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक वर्णांध यानी कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उनके बच्चों की वर्णांध होने की संभावना है दोस्तों, तो याद रखिए 0 या 0%। ठीक है, फिर देखिए कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उनके बच्चों की वर्णांध होने की संभावना है, तो याद रखिए दोस्तों 0%। ठीक है, कह रहा है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उनके बच्चों की वर्णांध होने की संभावना है, तो याद रखिए 0%। फिर देखिए एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उनके बच्चों की वर्णांध होने की संभावना है दोस्तों, तो याद रखिए 0 या 0%। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और लगातार ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों थैलीसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो याद रखिए हीमोग्लोबिन के। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है थैलीसीमिया के रोगी के शरीर में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो हीमोग्लोबिन के। क्या है, थैलीसीमिया के रोगी में शरीर जो है वह संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो याद रखिए हीमोग्लोबिन के। ठीक है, थैलीसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो याद रखिए हीमोग्लोबिन के। क्या है, थैलीसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो याद रखिए दोस्तों हीमोग्लोबिन के। फिर देखिए अगला पॉइंट, कह रहा है थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है हमारा रक्त। ठीक है दोस्तों, क्या है, थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है दोस्तों हमारा रक्त। ठीक है, क्या है, थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है हमारा रक्त दोस्तों। ठीक है, तीनों पॉइंट को फिर देखें। कह रहा है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उनके बच्चों की वर्णांध होने की संभावना है, तो याद रखिए 0%। ठीक है, फिर देखिए थैलीसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो याद रखिए
रखिए हीमोग्लोबिन के। अगला पॉइंट देखिए, थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है दोस्तों हमारा रक्त, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं दोस्तों, और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को देखते रहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे, आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए दोस्तों, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ, चलिए देखिए दोस्तों क्या है हमारा पॉइंट है। हमारा जो रोग एवं उपचार हम जो चैप्टर देख रहे थे उसके तहत हम लोग अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह है हमारा छठा टॉपिक, क्या है, हीनता जन्य असंक्रामक व अन्य रोग। क्या है दोस्तों, हीनता जन्य असंक्रामक व अन्य रोग, ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए यहाँ पहला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि अर्थराइटिस जो होता है जिसके जमाव से, तो याद रखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि अर्थराइटिस जिसके जमाव से होता है, तो याद रखिए दोस्तों यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड, ठीक है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि अर्थराइटिस जिसके जमाव से होता है, तो याद रखिए दोस्तों यूरिक अम्ल, ठीक है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस जिसके जमाव से होता है, तो याद रखिए दोस्तों यूरिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रापसी का कारण नहीं हो सकता है, तो धान की भूसी की तेल मिलावट, ठीक है। फिर देखिए दोनों पॉइंट कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस जिसके जमाव से होता है, तो याद रखिए दोस्तों यूरिक एसिड, क्या है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जिसके जमाव से होता है, तो याद रखिए यूरिक एसिड, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रापसी का कारण नहीं हो सकता है, तो धान की भूसी की तेल मिलावट, ठीक है, धान की भूसी की तेल मिलावट। फिर देखिए मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रापसी का कारण नहीं हो सकता, तो धान की भूसी की तेल मिलावट, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ड्रापसी रोग हो सकता है, ठीक है, तो ड्रापसी रोग हो सकता है दोस्तों आर्जिमान तेल, ठीक है। फिर कह रहा है साइनाइड अंश या उजला रंग करने वाली सरसों के तेल में मिलावट से, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए कह रहा है ड्रॉप्सी रोग हो सकता है तो आर्जिमोन तेल, फिर दोस्तों साइनाइड अंश या उजला रंग करने वाली सरसों के तेल में मिलावट से, ठीक है। फिर देखिए ड्रॉप्सी रोग हो सकता है तो याद रखिए दोस्तों आर्जिमोन तेल, साइनाइड अंश या उजला रंग करने वाली सरसों के तेल में मिलावट से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक है। चलिए यहां देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, ठीक है। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। डैश के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही हैं। ऊपर के उद्धरण में निर्दिष्ट रोग है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा कैंसर, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों, यहां देखें, कह रहा है यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है। डैश के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही हैं। ऊपर के उद्धरण में निर्दिष्ट रोग है, तो याद रखें दोस्तों कैंसर, ठीक है। चलिए अगला देखें दोस्तों, कह रहा है कि एंथोफोबिया डर है, तो याद रखें दोस्तों एंथोफोबिया डर है दोस्तों पुष्पों का। क्या है दोस्तों, एंथोफोबिया डर है दोस्तों, याद रखें पुष्पों का। क्या है, एंथोफोबिया डर है दोस्तों, याद रखें पुष्पों का, ठीक है। चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एंथोफोबिया डर है, तो याद रखें दोस्तों पुष्पों का। एंथोफोबिया डर है हमारा पुष्पों का, ठीक है। क्या है, एंथोफोबिया डर है दोस्तों, तो याद रखें पुष्पों का, ठीक है। एंथोफोबिया डर है दोस्तों, तो याद रखें पुष्पों का, ठीक है। एंथोफोबिया डर है तो याद रखें पुष्पों का। चलिए अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है कि वातोन्माद यानी कि हिस्टीरिया रोग सामान्यतः जिस वर्ग में होता है, तो याद रखें दोस्तों जवान महिलाएं। क्या है, वातोन्माद यानी कि हिस्टीरिया रोग सामान्यतः जिस वर्ग में होता है, तो याद रखें दोस्तों जवान महिलाएं। क्या है, वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः जिस वर्ग में होता है वह याद रखें जवान महिलाएं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है सिलोकोसिस एक रोग है जो होता है दोस्तों फेफड़े संबंधित बीमारी है हमारी सिलोकोसिस, ठीक है। कह रहा है सिलोकोसिस एक है फेफड़े संबंधित बीमारी। क्या है, सिलोकोसिस एक है फेफड़े संबंधित बीमारी दोस्तों, ठीक है। सारे पॉइंट याद रखिए। चलिए ध्यान से पूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान पूर्वक यहाँ देखें
क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सही सुमेलन कराना है तो यहाँ कह रहा है कि रक्ताल्पता एनीमिया तो लौह तत्व की कमी यानी कि आयरन की कमी से होती है दोस्तों हमारी रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया, ठीक है। कह रहा है रक्ताल्पता एनीमिया तो यह होती है दोस्तों हमारी लौह तत्व की कमी से। फिर दोस्तों कह रहा है कि गला घोंटू यानी कि ग्वाइटर तो यह होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से, हमारा गला घोंटू यानी कि ग्वाइटर आयोडीन की कमी से। फिर कह रहा है दोस्तों रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस यह होता है दोस्तों विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल की कमी से, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों बेरी बेरी तो याद रखिए विटामिन बी की कमी से होता है दोस्तों हमारा बेरी बेरी। फिर देखिए रक्ताल्पता या एनीमिया होता है दोस्तों लौह तत्व की कमी से। फिर दोस्तों कह रहा है कि गला घोटू ग्वाइटर तो याद रखिए दोस्तों आयोडीन की कमी से। फिर है दोस्तों रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए की कमी से। फिर है दोस्तों हमारा बेरी बेरी तो याद रखिए दोस्तों विटामिन बी की कमी से। फिर देखिए दोस्तों रक्ताल्पता लौह तत्व की कमी से, गला घोटू या ग्वाइटर आयोडीन की कमी से, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी होता है दोस्तों विटामिन बी की कमी से। फिर देखिए रक्ताल्पता लौह तत्व की कमी से, गला घोटू ग्वाइटर आयोडीन की कमी से, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, और बेरी बेरी होता है दोस्तों विटामिन बी की कमी से। कह रहा है दोस्तों तत्व जिसकी कमी से घेगा रोग हो जाता है तो याद रखिए दोस्तों आयोडीन। क्या है, तत्व जिसकी कमी से घेगा रोग हो जाता है तो याद रखिए दोस्तों आयोडीन, ठीक है। कह रहा है कि आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं दोस्तों घेगा या ग्वाइटर रोग से, ठीक है। कह रहा है आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं दोस्तों घेगा या ग्वाइटर रोग से, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए दोस्तों कह रहा है कि उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित हैं दोस्तों बेरी बेरी से, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि उन देशों में जहां के लोगों का मुख्यतः खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी से। क्या है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्यतः खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं दोस्तों याद रखिए बेरी बेरी से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है याद रखिए चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस चित्रीकरण, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है तो याद रखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, ठीक है दोस्तों। बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है तो याद रखिए दोस्तों चुंबकीय मैग्नेटिक रेजोनेंस चित्रीकरण, ठीक है दोस्तों। बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है तो याद रखिए चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों कह रहा है कि BMD क्या है दोस्तों, BMD यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। BMD यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है तो पहचान करने के लिए दोस्तों ऑस्टियोपाइरोसिस की, ठीक है दोस्तों। बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है तो पहचान करने के लिए ऑस्टियोपाइरोसिस की, ठीक है। बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए याद रखिए ऑस्टियोपोरोसिस की। क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए तो ऑस्टियोपोरोसिस की, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है तो अस्थिर रंध्रता हेतु, ठीक है। अस्थिर रंध्रता हेतु जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिए BMD यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है तो याद रखिए दोस्तों अस्थिर रंध्रता हेतु। क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है तो याद रखिए दोस्तों अस्थिर रंध्रता हेतु, ठीक है। चलिए कह रहा है दोस्तों कि BMD परीक्षण का पूर्ण रूप है तो याद रखिए बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। क्या है दोस्तों, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप है तो याद रखिए बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप है तो याद रखिए दोस्तों बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे के पॉइंट क्या है दोस्तों, चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ देखें ध्यानपूर्वक देखते रहें। कह रहा है दोस्तों रक्तों में ग्लाइकोसिलेटेड, क्या है दोस्तों, रक्तों में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है दोस्तों तो मधुमेह के प्रबंधन के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए याद रखिए दोस्तों कह रहा है कि रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है तो याद रखिए दोस्तों मधुमेह के प्रबंधन के लिए। क्या है, रक्त में दोस्तों ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है तो याद रखिए दोस्तों मधुमेह के प्रबंधन के लिए, ठीक है। फिर देखिए रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है तो याद रखिए दोस्तों मधुमेह के प्रबंधन के लिए, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखें। चले अगला पॉइंट देखें दोस्तों क्या कह रहा है,
कह रहा है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित है दोस्तों बुलिमिया से। ठीक है दोस्तों, कह रहा है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित है दोस्तों बुलिमिया से। ठीक है, कह रहा है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित है दोस्तों बुलिमिया से। चलिए अगला देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। इटाई रोग जिसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है तो याद रखिए दोस्तों कैडमियम के। ठीक है, कह रहा है कि इटाई रोग जिसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है तो याद रखिए दोस्तों कैडमियम के। ठीक है, इटाई रोग जिसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है तो याद रखिए दोस्तों कैडमियम के। ठीक है, इटाई रोग जिसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है तो याद रखिए दोस्तों कैडमियम के। ठीक है, इटाई रोग दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है तो याद रखिए दोस्तों कैडमियम के। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि शरीर में वह स्थिति जिसे कैंसर कहते हैं। क्या है? शरीर में वह स्थिति जिसे कैंसर कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिए सेलों का, जो हमारे सेल हैं उसका अनियंत्रित बहुगुणन होना। क्या है? सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना दोस्तों। ठीक है, क्या है दोस्तों? कह रहा है कि शरीर में वह स्थिति जिसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, कैंसर। ठीक है, कह रहा है शरीर में वह स्थिति जिसे कैंसर कहते हैं तो याद रखिए दोस्तों सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना। क्या है? सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। क्या है दोस्तों? शरीर में वह स्थिति जिसे कैंसर कहते हैं तो याद रखिए सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। तो याद रखिए ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में अधिक विद्यमान होने के कारण होती है तो याद रखिए दोस्तों नाइट्रेट के। ठीक है, क्या कह रहा है? ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में अधिक विद्यमान होने के कारण होती है दोस्तों, तो याद रखिए नाइट्रेट के। ठीक है दोस्तों, क्या है? कह रहा है दोस्तों ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में अधिक विद्यमान होने के कारण होती है दोस्तों, तो याद रखिए नाइट्रेट के। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में अधिक विद्यमान होने के कारण होती है तो याद रखिए दोस्तों नाइट्रेट के। ठीक है, फिर देखिए ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में अधिक विद्यमान होने के कारण होती है दोस्तों, तो याद रखिए नाइट्रेट के। ठीक है, और इटाई कैडमियम के। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है रक्त में हीमोग्लोबिन, फिर कह रहा है दोस्तों मिथेमोग्लोबिन, फिर कह रहा है लेड और नाइट्रेट में से जिसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो याद रखिए दोस्तों मिथेमोग्लोबिन। ठीक है, मिथेमोग्लोबिन। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों रक्त में हीमोग्लोबिन, फिर कह रहा है दोस्तों मिथेमोग्लोबिन, लेड और नाइट्रेट में से जिसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो याद रखिए मिथेमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, मिथेमोग्लोबिन। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है रक्त में हीमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन, लेड और नाइट्रेट में से जिसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो याद रखिए मिथेमोग्लोबिन। ठीक है, मिथेमोग्लोबिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है रक्त में हीमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन, लेड और नाइट्रेट में से जिसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथेमोग्लोबिन। ठीक है, मिथेमोग्लोबिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है। कह रहा है रक्त में जिसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो याद रखिए मिथेमोग्लोबिन की। ठीक है, कह रहा है रक्त में जिसकी अधिकता से दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो याद रखिए दोस्तों मिथेमोग्लोबिन की। ठीक है, रक्त में जिसकी अधिकता से दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो याद रखिए मिथेमोग्लोबिन की। ठीक है, रक्त में जिसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है तो याद रखिए मिथेमोग्लोबिन की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों चिकित्सकीय भाषा में, क्या है? कह रहा है दोस्तों चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है तो याद रखिए दोस्तों हृदयाघात से। क्या है? कह रहा है चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है तो याद रखिए दोस्तों हृदयाघात से। ठीक है, कह रहा है चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों हृदयाघात से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु हृदयाघात से। क्या है दोस्तों? बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु हृदयाघात से। ठीक है दोस्तों, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु दोस्तों हृदयाघात से। ठीक है, याद रखिए बीटा ब्लॉकर एक औषधि है दोस्तों बचाने हेतु हृदयाघात से। अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है तो याद रखिए दोस्तों पोटेशियम। ठीक है, कह रहा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है तो याद रखिए दोस्तों पोटेशियम। ठीक है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है तो याद रखिए दोस्तों पोटेशियम। ठीक है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है तो याद रखिए दोस्तों पोटेशियम। चलिए दोस्तों अगला है, कह रहा है दोस्तों पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है तो निम्न रक्तचाप। ठीक है, क्या है?
पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है तो याद रखिए दोस्तों निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है निम्न रक्तचाप। ठीक है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है तो याद रखिए दोस्तों निम्न रक्तचाप। ठीक है, ऊपर पॉइंट फिर देखिए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है तो याद रखिए दोस्तों पोटेशियम। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के जिस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है तो याद रखिए दोस्तों वृक्क या किडनी। ठीक है, कह रहा है कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के जिस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है वह है दोस्तों हमारा वृक्क। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के जिस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है तो याद रखिए दोस्तों वृक्क। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो याद रखिए दोस्तों गुर्दे पर। क्या है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों तो याद रखिए गुर्दे पर। ठीक है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों तो याद रखिए वह है हमारा गुर्दे पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ कह रहा है सही सुमेलन है तो याद रखिए दोस्तों रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आर्सेनिक 74 का दोस्तों हम लोग उपयोग करते हैं ट्यूमर की पहचान में। क्या है, आर्सेनिक 74 का हम लोग उपयोग करते हैं ट्यूमर की पहचान में। ठीक है, कोबाल्ट 60 है दोस्तों हमारा कैंसर की पहचान के लिए। कोबाल्ट 60 है हमारा कैंसर की पहचान के लिए। आयोडीन 131 है दोस्तों थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए। ठीक है, आयोडीन 131 है थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए। और सोडियम जो 24 है दोस्तों वह है हमारा रक्त व्यतिक्रम के लिए। ठीक है, सोडियम 24 है दोस्तों हमारा रक्त व्यतिक्रम के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आर्सेनिक 74 है दोस्तों ट्यूमर की पहचान के लिए। आर्सेनिक 74 है दोस्तों हमारा ट्यूमर की पहचान के लिए। ठीक है, कोबाल्ट 60 है दोस्तों हमारा कैंसर के लिए। आयोडीन 131 है थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए। और सोडियम 24 है दोस्तों हमारा रक्त व्यतिक्रम के लिए। ठीक है, ध्यान रखें कि आर्सेनिक 74 है दोस्तों हमारा ट्यूमर की पहचान के लिए। कोबाल्ट 60 है दोस्तों हमारा कैंसर के लिए। आयोडीन 131 है थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए। और सोडियम 24 है दोस्तों हमारा रक्त व्यतिक्रम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, इसके बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।